वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रूव करेंगे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए जो तरंग समीकरण है वो मैक्सवेल समीकरणों से उत्पन्न किया। मुक्त आकाश में हमने मैक्सवेल समीकरणें लिखी और उन मैक्सवेल समीकरणों के द्वितीय कोटि के अवकलज के रूप में हमने समय और गति के रूप में अवकल समीकरण प्राप्त की, और जिन अवकल समीकरणों का जो संभावित हल है वो विद्युत क्षेत्र के लिए इस प्रकार लिखा जाता है, और यही फॉर्म चुंबकीय क्षेत्र के लिए वह लिखी जा सकती है। देखिए, यहाँ पर के जो है, जो तरंग संचरण सदिश है, उसको हम उसके कंपोनेंट में लिखते हैं, और इसी प्रकार किसी बिंदु पर स्थिति को हम आर के रूप में स्थिति सदिश के आर सदिश से निरूपित करते हैं। यहाँ E0 जो विद्युत क्षेत्र के लिए आयाम सदिश को निरूपित करता है, उसे हम उसके कंपोनेंट में, और इसी प्रकार चुंबकन क्षेत्र को उसके कंपोनेंट में हम लिख सकते हैं। अब एक बार हम पुनः मुक्त आकाश के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनके मैक्सवेल समीकरण को एक बार लिख लेते हैं। तो डेल डॉट E इज इक्वल टू 0 मुक्त आकाश के लिए। डेल डॉट H, B की जगह हम H काम में लेंगे, दैट इज इक्वल टू 0, और डेल क्रॉस E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल H वेक्टर बाई डेल T, एंड डेल क्रॉस H इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल E बाई डेल T। तो ये जो समीकरण है, इनका हम उपयोग करते हुए विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति ड्राइव करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें डेल क्रॉस E की, डेल डॉट E की। प्रथम समीकरण जो है, डेल डॉट E का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से हम डेल जो ऑपरेटर है और E जो है उसके कंपोनेंट लिखें, तो देखिए डेल डॉट E को लिखेंगे हम आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो हो गया डेल ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए ई कंपोनेंट, तो ई जो है इसका कंपोनेंट के में लिखेंगे E0x आई कैप, E0y जे कैप, और E0z के कैप, तथा साथ ही ई की घात। तो E की घात में जो आएगी वैल्यू उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो, E की घात आइटा के डॉट आर, यहाँ से हम के डॉट आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो होगी के एक्स एक्स, के वाई वाई, और के जेड जेड। के एक्स एक्स, के वाई वाई, और प्लस के जेड जेड, एंड माइनस ओमेगा टी। ये हमने इन सदिशों के कंपोनेंट में लिख के इनको जो बहुत के जहाँ तक इनको हमने हल किया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए आई का आई घटक के साथ ही ऑपरेट होगा, अन्य के साथ इसका क्या हो जाएगा? 0। देन आई कैप का ई ओ एक्स, तो जो ई ओ एक्स है वो एक कांस्टेंट मान है, तो ई ओ एक्स बाहर, डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेट कर जाएगा किस पे? ई टू दी पावर पे। तो ई टू दी पावर पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आइटा, और ई टू दी पावर में ये ऑपरेट करेगा किस पे? एक्स वाले घटक पे। तो के एक्स जो है वो कांस्टेंट है, और बाकी का एक्स का अवकलन होगा 1, और ई टू दी पावर का जो अवकलन है वो एज इट इज यही आ जाएगी। तो इस टर्म को मैं वापिस आइटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी लिख देता हूँ। वापिस यही आएगा ना पद, तो इसे वापिस हमने इस रूप में लिख दिया। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आएगा टर्म वो क्या आ जाएगी? देखिएगा, जे वाला जब हम ऑपरेट करेंगे तो E0y, और डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेट करेगा इससे, इस पे ऑपरेट करेगा तो के वाई आइटा और के वाई आ जाएगा, और ये टर्म आगे भी कॉमन आ जाएगी। तो इसे मैं एक बार के लिए यहाँ से कॉमन के रूप में तीसरा पद और लिख देते हैं, तो आइटा E0z के जेड और ई टू दी पावर, ठीक है, जो है वो लिख दिया वापिस हमने आइटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये सब में कॉमन आएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। देखिएगा, ये ई
आइटा भी इन सब में हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये आइटा भी कॉमन आ गया इन सब में, आइटा है आई के। देखिएगा इधर E0x kx, E0y ky, E0z kz, असल में क्या है, E वेक्टर, E0 वेक्टर और K वेक्टर का क्या है, अदिश गुणा। E0 वेक्टर और K वेक्टर का अदिश गुणा करेंगे तो क्या आएगा, E0x kx, E0y ky, E0z kz। तो इट मीन इसको हम लिख सकते हैं आइटा K डॉट E0 वेक्टर और लास्ट वाली टर्म e टू द पावर आइटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी। देखिए E0 e टू द पावर आइटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी इज ई वेक्टर। तो यहाँ से ये क्वांटिटी आई आइटा k डॉट ई वेक्टर। सिंस मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से डेल डॉट ई का मान क्या है, 0, इट मीन ये क्या होगा 0, और ये 0 होने का मतलब हो गया k डॉट ई है वो क्या है, 0 है। देखिए k तरंग संचरण नियतांक सदिश है जो तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करता है। E है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र सदिश है, ठीक है। तो तरंग संचरण और विद्युत क्षेत्र सदिश यानी विद्युत क्षेत्र के जो दोलन है उनका अदिश गुणा क्या है, 0। तो दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणा क्या होता है, 0। हम जानते हैं कि A और B दो लंबवत सदिश हैं, तो इट्स मीन A डॉट B क्या होगा, A का परिमाण B का परिमाण और कोस ऑफ कोण। अगर दोनों के बीच में कोण 90 का है, इट्स मीन A और B क्या है, आपस में लंबवत सदिश हैं, तो उनका अदिश गुणा क्या हो जाएगा, 0। तो अर्थात तरंग जिधर सदिश जिस दिशा में संतरित हो रही है विद्युत क्षेत्र के जो दोलन है वो उसके क्या है, लंबवत। इसी प्रकार दूसरी समीकरण को देखते हुए हम क्या ज्ञात करते हैं, डेल डॉट एच ज्ञात करते हैं, और उस डेल डॉट एच का मान भी हम देखेंगे कि के डॉट एच वेक्टर ही आएगा आइटा की टर्म्स में, और ये हमें द्वितीय समीकरण से क्या करना पड़ेगा, 0। तो आइटा को हम यहाँ से हटा देंगे, तो के डॉट एच भी क्या है, 0। इसमें चुंबकीय क्षेत्र के जो दोलन है वह भी तरंग संचरण के क्या है, लंबवत है। तो अभी हमने ये प्रूफ किया है कि तरंग संचरण के लंबवत दिशा में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन होते हैं। अब हम ये भी प्रूफ करेंगे कि E और H जो हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत रहते हैं। हम मैक्सवेल की तीसरे समीकरण को देखते हैं, डेल क्रॉस E पे आप विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है ये डेल क्रॉस E। तो डेल क्रॉस E दो सदिशों का सदिश गुणा है, तो इसको मैं डेल और E के कंपोनेंट में इस सदिश को सारणिक में लिख लेता हूँ। तो डेल आई केप जे केप के केप और डेल के कंपोनेंट डेल अपॉन डेल एच, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और E के कंपोनेंट देखिए ये रहे E वेक्टर है, तो E वेक्टर इज E0 वेक्टर इंटू E टू द पावर, ये ठीक है। E टू द पावर जो राशि है, एक बार मैं इसको E टू द पावर अल्फा से निरूपित करूंगा। ये जो मान है इसको एक बार मैं अल्फा मान लूंगा यहाँ शॉर्ट में लिखने के लिए। तो ये E0 के कंपोनेंट हैं वो क्या है, E0x e टू द पावर अल्फा, E0y e टू द पावर अल्फा और E0z e टू द पावर अल्फा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखिए समीकरण की क्या है, म्यू नॉट डेल अपॉन डेल टी, एच को लिखिए आप, एच कंपोनेंट क्या है, H0 वेक्टर e टू द पावर अल्फा जो है ना, तो वो e टू द पावर अल्फा को हम एक बार ये लिख लेते हैं। अभी हम देखिए इसको, इस सारणी को हल करने के लिए एक बार सिर्फ इसके आई कंपोनेंट पे विचार करेंगे, ठीक है। एक बार इसके आई कंपोनेंट पे विचार करेंगे, तो आई घटक के लिए, आई केप के अनुदिश घटक के लिए देखिए ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेट होगा इस पे, डेल अपॉन डेल वाई E0z e टू द पावर अल्फा। एक बार के लिए इसको अल्फा ले लेते हैं, देन इसको लिख के हम हल कर देंगे, माइनस
डेल अपॉन डेल z ऑपरेट होगा E0y e टू द पावर अल्फा पे, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल अपॉन डेल t H0 जो है वेक्टर, H0 वेक्टर के कंपोनेंट हैं H0x, H0y, H0z, Ij के, ठीक है। तो वो t से मुक्त है, इसलिए हम इसको अलग लिख लेते हैं, और यहाँ और समय के सापेक्ष अवकलन रह जाएगा e टू द पावर अल्फा का। अब अल्फा का जो ये मान है आइटा के डॉट आर, इसे हम रख के इस समीकरण को हल देखते हैं। देखिएगा E0z कांस्टेंट डेल अपॉन डेल वाई ऑफ e टू द पावर अल्फा। तो e टू द पावर अल्फा ये राशि है। इस राशि का हम जानते हैं कि इसे हम क्या लिख कर रखे हैं, e टू द पावर आइटा kx x, ky y, kz z माइनस ओमेगा t, ठीक है। तो एक बार आप ये जो e टू द पावर अल्फा है, इसको ये वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और यहाँ पर ये मान इसका लिखेंगे। तो ये मान लिखने से पहले मैं इसका y के सापेक्ष डायरेक्ट क्या कर दूँ, एक बार इसको इसी में लिख देता हूँ, e टू द पावर अल्फा माइनस डेल अपॉन डेल z E0 y बाहर आ गया और e टू द पावर अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू H0 म्यू नॉट डेल अपॉन डेल t ऑफ e टू द पावर अल्फा। जहाँ भी e टू द पावर अल्फा है आप इसको पुट करिए और उसको सीधा हल करते हैं अपने। तो ये आ गया E0z, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आइटा ky मल्टीपल में आ जाएगा और वापिस ये की यही टर्म रह जाएगी e टू द पावर अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस E0y z के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आइटा kz कांस्टेंट आ गया और वापिस e टू द पावर अल्फा वाली टर्म रह जाएगी, और म्यू नॉट h ऑफ वेक्टर डेल अपॉन डेल t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिएगा आप e टू द पावर आइटा और माइनस ओमेगा, यानी कि ये आ गया माइनस आइटा ओमेगा बाहर आ गया और ये टर्म बच गई e टू द पावर अल्फा, ठीक है। देखिए ये जो कंपोनेंट है इसमें हम आयोटा आयोटा और आयोटा कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नेक्स्ट यहाँ, हाँ ये हमने छोड़ दिया, यहाँ ये माइनस था तो ये माइनस माइनस और ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल। इसके बाद में एक बार आप इस कंपोनेंट को देखिए, ये लिखा जा रहा है E0z ky माइनस E0y kz e टू द पावर अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट h नॉट वेक्टर e टू द पावर अल्फा, ठीक है। ये अभी सिर्फ हमने इसका कौन सा लिया है, x घटक, यानी i वाला लिया था ना, तो ये केवल हमने इसका x घटक लिखा है, ये पूरे के इक्वल नहीं है, इसके साथ इसके y और z कंपोनेंट भी लिखे जाएंगे, यही बात। यानी कि ये जो वैल्यू थी ये सिर्फ x घटक था, तो यहाँ भी y और z कंपोनेंट जब लिखे जाएंगे तब ये इस क्वांटिटी की क्या होगा, इक्वल होगा। जो मैंने इसको पहले इसके साथ साथ प्रूफ कर दिया, लेकिन इसको अलग से बाद में प्रूफ करना था। तो ये x घटक जो लिखा गया है, तो ये x घटक किसके बराबर है, आप देखिएगा इधर कि अगर हम k और e का सदिश गुणा लें, k और e के कंपोनेंट का सदिश गुणा लें, तो हमें ये x घटक मिलेगा। कैसे, i j k kx ky kz E0x E0y E0z। आप ये जो है k क्रॉस e तो को निरूपित करेगा। यहाँ देखो e टू द पावर जो अल्फा है ये साथ साथ लिख देते हैं। तो देखिए अगर इसका अक्स कंपोनेंट पुनः लेंगे तो ये आ जाएगा
के वाई ई जीरो जेड और के जेड ई जीरो वाई और e टू द पावर अल्फा। तो ये देखिए, ये इस सारणी का सिर्फ कौन सा है, x कंपोनेंट। अगर हम यहाँ y कंपोनेंट की बात करते तो ये y कंपोनेंट आ जाता, और अगर हम यहाँ z कंपोनेंट और लेते तो ये यहाँ z कंपोनेंट आ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि k क्रॉस e का पूरा सदिश गुणा इसके इक्वल होगा। ठीक है, इट्स मीन k क्रॉस e का पूरा जो सदिश गुणा है वो बराबर है किसके, ये देखिए म्यू जीरो एच जीरो वेक्टर ई टू द पावर अल्फा। तो एच जीरो ई टू द पावर अल्फा क्या हो जाएगा, एच वेक्टर। तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो एच वेक्टर। ठीक है, अब हम k और e के गुणा की बात कर लेते हैं। k जो होता है तरंग संचरण नियतांक, दैट इज होता है 2 पाई बाई लेमडा एन केप जो है वो तरंग संचरण की दिशा का इकाई सदिश है जो k की दिशा में है। देन 2 पाई लेमडा जो है दैट इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। ठीक है, एंड 2 पाई म्यू क्या है, ओमेगा। तो इट मीन ये हो जाएगा ओमेगा बाई सी, क्या आ जाएगा, एन केप। अच्छा, यहाँ ओमेगा नहीं लिखा, ओमेगा भी लिखना है इधर। तो यहाँ से हम k क्रॉस e जो है, देखिए k की वैल्यू क्या है, ओमेगा बाई सी कॉन्स्टेंट है इसमें, और n क्रॉस e हम इसमें लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू नॉट ओमेगा एच वेक्टर। तो अब यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, एंड n क्रॉस हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि तरंग संचरण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, लंबवत, क्योंकि हमने के डेल डॉट ई दैट इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया था, के डॉट ई, और के डॉट ई क्या आया था, 0। इट मीन के और ई क्या थे, तरंग संचरण और विद्युत क्षेत्र क्या थे, लंबवत थे। तो इट मीन दो लंबवत सदिशों का गुणा क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो ए एन केप का परिमाण हो गया 1, ई का परिमाण हो गया ई वेक्टर का परिमाण, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट। इस सी को इधर मल्टीपल कर देंगे और ये आ जाएगा एच वेक्टर। तो देखो ये तो संबंध आ गया दोनों के बीच में सदिश के रूप में। अगर हम परिमाण के रूप में बात करेंगे तो यहाँ हम इस एच का परिमाण ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर ई का परिमाण रह गया और ये डिवाइडेड हो गया एच के परिमाण से। तो देखिए क्या आया, म्यू नॉट सी, और सी की वैल्यू हम जानते हैं अंडर रूट क्या होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये म्यू नॉट ऊपर अंडर रूट में आ जाएगा। इट्स मीन यहाँ से हम लिख सकते हैं ई का परिमाण और एच का परिमाण दैट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस राशि के जो आया है इसका मात्रक होता है ओम, और इसका मान लगभग 377 या 376 पॉइंट समथिंग है, तो उसको हम ऑलमोस्ट 377 ओम लिख सकते हैं। ये 377 ओम जो राशि है यह निर्वात की या मुक्त आकाश की क्या कहलाती है, प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक है, और E और H का जो परिमाण है, अनुपात जो है वो एक क्या है, देखिए धनात्मक और वास्तविक राशि है। तो इसका मतलब ये होगा कि E और H जो होंगे वो क्या होंगे, समान कला में होंगे। समझाइए बात। अब हम सिद्ध करना चाहते थे कि E और H भी लंबवत है। देखो यहां से आप देखिए कि N और E लंबवत है, तो N और E का क्रॉस मल्टीपल इनके लंबवत होगा, और इनके लंबवत वो किसके इक्वल आ रहा है, H के। समझाइए बात। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि N, E और H तीनों ही एक दूसरे के क्या है, लंबवत सदिश है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। जिधर वो संचरित होती है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उनके क्या होते हैं, लंबवत, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर भी क्या होते हैं, लंबवत, और उनका जो परिमाण का अनुपात है वो एक धनात्मक और वास्तविक राशि आती है। अर्थात E और H की कला क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है, कला समान होने का मतलब ये हो गया कि किसी समय अगर उनका
परिमाण 0 है तो दोनों का एक साथ 0 है। जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र के दोलन हम इस तल में दिखा रहे हैं, तरंग इधर संचित हो रही है, विद्युत क्षेत्र के दोलन इस तल में, तो चुंबकीय क्षेत्र के जो दोलन होंगे वो इस लंबवत तल में होंगे और उनकी कला क्या होगी, इसके समान। ये देखिए इस प्रकार, ठीक है, ये जो तल है ये इसको निरूपित कर रहा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति हम इस प्रकार रूप कर सकते हैं।